नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से एक बार फिर आप व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला का जो प्रॉफिट फ्रॉम इट के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके अंदर हम देखते हैं कि डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर मल्टी बैगर और वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स ऐड करते जा रहे होंगे। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी गिरावट का दौर चल रहा है, तो डेफिनेटली आप सभी इन्वेस्टर परेशान होंगे। पर एक चीज ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि वॉरेन बफे सर ने कहा है कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी। और वैसे भी प्रॉफिट फ्रॉम इट का स्लोगन है बाय ड्यूरिंग फॉल्स एंड एंजॉय द रैली। एंड डेफिनेटली इन्हीं प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए आप एक अच्छे इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये सब बात मैं यहाँ पर इसलिए क्यों ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रॉफिट फ्रॉम इट में सिखाया गया है कि स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट डाटा एनालिसिस। आपको रॉ डाटा उठाना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें आपको ग्रोथ देखना है, क्वालिटी देखना है, जस्ट योर जॉब इज ओवर और करंट स्टेटस देखना है। तो दोस्तों, चलिए हम 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला की चर्चा करते हैं। पर चर्चा करने के पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे मेंटर पीयूष पटेल सर, जो फाउंडर एंड सीईओ है प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के, इन्हें इनरव्यू एक्सेलरेटिंग द बिजनेस मैगजीन ने इंडिया बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनर का अवार्ड दिया हुआ है। तो डेफिनेटली पीयूष सर एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली इसके बधाई के लिए हकदार हैं, और मुझे भी गर्व है कि मैं इस प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का हिस्सा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके 9 मंथली रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करें उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे कुछ शेयर, जो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई थी, वो आपसे करना चाहता हूं। जैसे, व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 140 करोड़ इन नेक्स्ट सेंसस। अगले सेंसस में हम करीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रयास है कि इनिशिएटिव होम फॉर ऑल, यानी हर एक परिवार को घर मिले। इसके अलावा हम देखते हैं कि अर्बन माइग्रेंट जो गांव से शहर में काम करने आते हैं, उन्हें या तो घर किराए पे लेना पड़ता है, पर उनकी भी एक चाहत रहती है, दिली तमन्ना रहती है, इच्छा रहती है कि उनकी एक खुद की छत हो। तो डेफिनेटली उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है इस हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से। फिर इसके अलावा इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम विद GDP पर कैपिटा। आज के सिनेरियो में हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें भी एक अच्छे घर, अच्छी सोसाइटी की इच्छा रहती है। तो ये भी GDP पर कैपिटा के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और गवर्नमेंट ने अभी अभियान भी चलाया है एफोर्डेबल हाउसिंग, जहां पर हम देखते हैं कि कम इंटरेस्ट रेट्स पर हाउसिंग लोन मिल रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज की डेट में यूनाइटेड फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होते जा रही है। तो दीज आर ऑल कंडीशंस विच कैन इंक्रीज डिमांड टू द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। दोस्तों, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर मैंने 2015 से 2019 तक के डाटा लिए हुए हैं, और यहाँ पर उन लेंडर्स के नाम आप देखेंगे जो कि हाउसिंग लोन देते हैं, जैसे पब्लिक बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, न्यू प्राइवेट बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर वर्ष दर वर्ष हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का शेयर इसके अंदर जो है बढ़ते जा रहा है। यानी जो प्योरली हाउसिंग फाइनेंस जो उधार देती है, उसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मेजर शेयर है। अब चलिए दोस्तों, हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। BSE ने इसे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर रखा हुआ है, और इसके अंदर करीबन 12 से 15 लिस्टेड कंपनीज है।
तो चलिए आप और मैं मिलकर सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बेसिक्स है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप हम क्यों देखते हैं, तो मैं बता दूं कि मार्केट कैप से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान कौन सी कंपनी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल सेक्टर का जो मार्केट कैप है 6,16,500 करोड़ रुपए के करीब है। और यहाँ हम देखते हैं कि एच डी एफ सी, वाओ, इट इज ए किंग। 85% मार्केट शेयर है। इसके बाद में 4% करीब एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप में शेयर आता है और आवास का करीबन 4% के करीब आता है। अब सेल्स की हम बात करते हैं कि भाई इस सेक्टर में सेल्स सर्वाधिक कौन कर रहा है। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि एच डी एफ सी, यहाँ भी हमें राजा नजर आता है। करीबन 75% सेल्स के अंदर हिस्सा तो एच डी एफ सी का है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का 11% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का 5% है और पीएनबी का करीबन 3% के करीब है। तो सेल्स में भी हमें एच डी एफ सी राजा नजर आता है। चलिए दोस्तों, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो ये सब कंपनियां मिलाकर जो लिस्टेड हैं करीबन 28,340 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है। और यहाँ पर भी हम पाते हैं कि एच डी एफ सी का यहाँ पर प्रॉफिट में मेजर शेयर है, करीबन 72% के करीब, यानी 28,000 करोड़ में से करीबन 21,000 करोड़ रुपए तो एच डी एफ सी का है। इसके बाद में एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का करीबन 2700 करोड़ रुपए के करीब आता है। फिर इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का 8% शेयर है और हुडको का 3% शेयर है। तो चलिए दोस्तों, हमने मार्केट कैप देख लिया, सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली इन तीनों में पैरामीटर पर तो एच डी एफ सी हमें राजा नजर आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, हमें फर्दर स्कैनिंग तो करना पड़ेगी कि एच डी एफ सी को वाकई में हम इन्वेस्टिगेट करें कि नहीं, इसका डाटा एनालिसिस करें कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ दूसरे पैरामीटर्स लेते हैं जहां पर हम पाते हैं कि हमारे पैरामीटर्स के ऊपर एच डी एफ सी खरी उतरती है कि नहीं। तो हम सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। आपने सेल्स कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, पर आप अपने घर पर धंधे के मुकाबले कितना प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हो। शुद्ध देशी लैंग्वेज में बोलूंगा, धंधे के मुकाबले में कितना प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हो। क्योंकि ये छोटे दुकानदार के लिए भी वही अप्लाई होता है और बड़ी कारपोरेट के लिए भी वही अप्लाई होता है। और यहाँ पर हम एक अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच डी एफ सी का करीबन जो है 15% के करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं दूसरी कंपनियों का मिलाकर देखें तो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 9 के करीब आता है। अब दोस्तों, चलिए रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करते हैं। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने कंपनी शुरू करते टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके मुकाबले आज वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हर वर्ष। हम देखते हैं कि एच डी एफ सी के इन्वेस्टर्स करीबन हर वर्ष अपने प्रॉफिट का 61 टाइम्स कमा रहे हैं। वहीं एल आई सी के इन्वेस्टर करीबन 27 टाइम्स जो है अपने प्रॉफिट का कमा रहे हैं। और होम फर्स्ट के इन्वेस्टर करीबन 6% के करीब अपने इन्वेस्टमेंट का कमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो इक्विटी में पैसा है, यानी पेड अप इक्विटी प्लस रिजर्व में जो पैसा है डिविडेंड बांटने के बाद में, उसके मुकाबले में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को करीबन जो है 13% का मार्च 2021 के डाटा के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है पूरे 2020-21 के वर्ष में। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर्स को भी करीब करीब 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला हुआ है। और वहीं जीआईसी के इन्वेस्टर को 14% का मिला हुआ है। पर यह क्या यही एक पैरामीटर है? मेरे हिसाब से इस पैरामीटर को कंसीडर हम अधिक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जीएनपीए यानी ग्रॉस एनपीए। दोस्तों, जो भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज रहती है वहां पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखने के बजाय हमें जीएनपीए देखना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस कंपनियों का काम क्या है? दूसरों से उधार लेना और अधिक ब्याज दरों पर उससे दूसरों को देना। तो जो भी उनका
बीच का जो उधार लिया और दिया इसके बीच का जो मार्जिन है वो जीएनपी, वो उनका नेट मार्जिन इंटरेस्ट कहलाता है। अब इसके अंदर जो है मेनली जो भी फाइनेंस कंपनियां, इनका मेन एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि जिस कंपनी का जितना अधिक क्रेडिट ग्रोथ रहेगा, जो जितना अधिक क्रेडिट देगी, उनका जीएनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा, यानी जो वसूल नहीं कर पा रहे हैं वो जितना कम होगा, वो कंपनी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अधिक प्रॉफिटेबल रहेगी। तो जीएनपीए इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग इन फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एचडीएफसी का हमें करीबन 100 रुपए में से 2 रुपए इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डूबता दिखाई दे रहा है। वहीं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का करीबन 4.5 रुपया हमें डूबता दिखाई दे रहा है, और जनरल इंश्योरेंस हाउसिंग लोन की कंपनी का करीबन 6 रुपया जो है हमें डूबता दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिस कंपनी के सबसे कम जीएनपीए परसेंटेज रहते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी हम मानते हैं। अब दोस्तों चलिए हम बिहेवियर साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। बिहेवियर साइंस यानी अब हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वालिटी वाइज, ग्रोथ वाइज जो है एचडीएफसी हमें अच्छी लग रही है। चलिए इसका और डीप एनालिसिस करते हैं कि इसने पास्ट में कैसा सेल्स में ग्रोथ किया है कि नहीं, प्रॉफिट में ग्रोथ किया है कि नहीं, इसके अलावा इनका कैश फ्लो बढ़ा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखेंगे, पर उसके पहले मैं बता दूं कि मैं इनको मिस्टर दीपक परीख जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने जो है एचडीएफसी की स्थापना करीबन सन 1977 में हुई थी कि हाउसिंग फॉर हॉल नामक एक अभियान चलाया था, और उसके अंदर इनका काफी योगदान रहा। और आज देखते हैं कि हम एचडीएफसी जो है एक बड़ा पापा बन चुका है, और उनके छोटे छोटे बच्चे हम एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों एचडीएफसी की 5 सब्सिडरीज है। एचडीएफसी एएमसी, जिसमें एचडीएफसी जो है हम होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं। एएमसी में 53% का स्टेक है, एचडीएफसी बैंक में 21% का स्टेक है, और एचडीएफसी लाइफ में 50% का स्टेक है। इसके अलावा एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस और एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी एचडीएफसी का 50% स्टेक है। और इसके अलावा एक और छोटी सब्सिडरी है एचडीएफसी क्रेडिला। दोस्तों HDFC distribution network spans 616 outlets, which includes 202 offices of HDFC's distribution company. HDFC Sales Private Limited. HDFC Sales covers additional locations through its outreach programs. Distribution channels form an integral part of the distribution network, with home loans being distributed through HSPL HDFC Bank Limited and third-party direct selling associates. The corporation also has online digital platforms for loans and deposits to cater to non-resident Indians. HDFC has offices in London, Dubai, and Singapore, and services associates in the Middle East. दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो मैंने एनुअल रिपोर्ट से हासिल किया है, यहाँ पर पिछले 10 वर्ष का डाटा है। हम सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 मुख्य बिंदु है उसके ऊपर आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूं। जैसे मार्केट बोरोइंग आप नाम का एक कॉलम में देख रहे हैं, डिपॉजिट्स और लोन अंडर मैनेजमेंट। तो दोस्तों सन 2011-12 के वर्ष के अंदर इनका जो है मार्केट बोरोइंग डिपॉजिट्स के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल था। वहीं हम 2021 के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर काफी रिडक्शन हुआ है, यानी इनको बाजार से पैसा कम उधार लेना पड़ा हुआ है और इनके डिपॉजिट्स काफी बढ़े हुए हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि एचडीएफसी बैंक की क्रेडिबिलिटी बाजार में बहुत अच्छी, यानी इनकी साख बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना अधिक पैसा इनके डिपॉजिट्स में होगा उतना ही कम इन्हें बाजार से लोन लेना पड़ेगा और उसकी लागत बड़ी कम आएगी, और इससे इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोन्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि किसी भी फाइनेंस कंपनी का मेन बिजनेस रहता है, 1,55,000 करोड़ से बढ़कर अभी करीबन 2021 के वर्ष तक 5,70,000 करोड़ हो गया है। तो डेफिनेटली
यहीं पर हमें एचडीएफसी बैंक के मार्जिन अच्छे नजर आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो पिछले 2002 से लेके तो 2021 तक का डाटा है, इसमें हम देखते हैं कि 23% CAGR के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, और करीबन हम देखते हैं कि 52 गुना इनके सेल्स में वृद्धि हुई है 2002 के मुकाबले। अब चलिए दोस्तों, एक चीज यहां पर आपने नोटिस करी है कि इनके सेल्स में डी ग्रोथ कभी भी नहीं आया है, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, जैसे 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2020 का कोरोना फॉल हो। पर दोस्तों, जैसे कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं, इस वर्ष मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है, चलो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब प्रॉफिट CAGR ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो मात्र 580 करोड़ का प्रॉफिट 2002 में करने वाली कंपनी, इसने 2020 के वर्ष के अंत होते तक 23,000 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट कर लिया था। पर जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष जो है कोरोना आया था, उससे इसको भयंकर मार पड़ी थी। तो इनके प्रॉफिट में हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 बार डेंट आया है, पर कभी लॉस नहीं किया है। ये किसी भी अच्छी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि बुरे समय में भी कम से कम आप लॉस नहीं तो प्रॉफिट तो कर रहे हो। एंड इट इज द मेन थिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक इट ए पॉइंट। अब दोस्तों हम रिजर्व्स यानी कैश फ्लो उसकी बात करेंगे, यानी कि रिजर्व्स क्या होता है। तो रिजर्व्स को हम दूसरे शब्दों के अंदर अदर इक्विटी भी बोल सकते हैं, कि जो डिविडेंड बांटने के बाद में जो भी हिस्सा प्रॉफिट का आपके और मेरे इन्वेस्टमेंट का है, और जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है वह कहाँ जाता है, तो वह कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, उसे हम रिजर्व्स बोलते हैं। और ये कैश फ्लो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, यानी इससे हमें कंपनी की लिक्विडिटी मालूम पड़ती है कि आने आने कितनी भी बुरी परिस्थिति आए पर यह कंपनी अपने आप को संभाल सकती है। तो हम देखते हैं कि इसका रिजर्व करीबन 1,57,000 करोड़ के करीब हो गया है, यानी 24% CAGR की ग्रोथ से बढ़ा हुआ है 61 टाइम्स। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2002 वर्ष का और 2021 के वर्ष का शेयर होल्डिंग पैटर्न का आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ। प्रमोटर की इसके अंदर 0% होल्डिंग है। 2002 के वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का 6% स्टेक था, जो बढ़कर 2021 में 9% हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिन्हें हम FII के नाम से जानते हैं, 46% का स्टेक था, जो अभी 72% 2021 के वर्ष में हो गया है। इसके अलावा बैंक्स इंश्योरेंस का भी स्टेक डबल हो गया है। पर हम रिटेल इन्वेस्टर का जो 42% था वो 7% हो गया है। तो दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर बहुत खुश हो जाते हैं कि शेयर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चलो अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। पर दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर और मल्टी बैगर कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हमेशा डेफिनेटली कुछ डेंट बाजार में आते हैं, पर उन डेंट को हमें सहन करते हुए FII की तरह सोचना है। हल्की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, पर अपना शेयर होल्डिंग अब शेयर होल्डिंग पैटर्न HDFC जैसी वेल्थ क्रिएटर और मल्टी बैगर कंपनी में हमें नहीं करना चाहिए। अब ये मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इतिहास देख लिया, अब करंट स्टेटस भी देखेंगे और फ्यूचर एस्टिमेट भी करेंगे कि ये वेल्थ क्रिएटर होगा कि नहीं। तो दोस्तों, इस बात को गौर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करंट ट्रेंड्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 12 माही के नतीजे हैं, और 4 माही पिछले के हमने YOY कंपेयर किया हुआ है। तो एनुअल रिजल्ट में हमने देखा कि 37% का सेल्स ग्रोथ आया था, -10% का प्रॉफिट डी ग्रोथ आया था, जो कि हमने पहली स्लाइड में भी देखा है। Q1 में हमने देखा कि 3% का सेल्स ग्रोथ आया था, 31% का प्रॉफिट ग्रोथ आया। H1 में हमने देखा कि 9% का सेल्स ग्रोथ देखा और 21% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा। और 9 मंथ में हमने देखा कि सेल्स डी ग्रोथ -2% का हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ 16% का। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स डी ग्रोथ होने के मुझे 2 मुख्य कारण नजर आते हैं कि एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो है, पर्टिकुलरली जिस हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में चाहिए था, उस हिसाब से हुआ नहीं है।
और जो गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम के ऊपर जो बैन्स लगाए हैं कि डिक्लेयर नहीं करने का, उसका भी एक इफेक्ट हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही ये छोटी मोटी खामियां हैं, जैसे ही ये दूर होंगी, वो डेफिनेटली जो मैंने पहली स्लाइड्स में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बताए थे, वो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि बुरे समय के अंदर एचडीएफसी जो है 16% का प्रॉफिट कर रही है। तो जब अच्छा समय आएगा तब हम तो डेफिनेटली इसके अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर एयूएम ग्रोथ जो है करीबन 12% का हमें नजर आता है पिछले वर्ष के 9 मंथ के मुकाबले में, और एनपीए जो है 2.32% नजर आता है 9 मंथ में। अब मेजर कॉस्ट यानी कंपनी का मेन मेन खर्चा कहाँ हुआ, हम देखते हैं कि एक खुशी की बात है कि फाइनेंस जो है इन्हें कम लेना पड़ा, -10% का इन्हें फाइनेंस कम लेना पड़ा। इम्पेयरमेंट भी काफ़ी कम हुआ, -29% का। एम्प्लॉय कॉस्ट डेफिनेटली 31% से बढ़ी हुई है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस क्लेम में इनकी वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जो है देख रहे हैं कि इनके सेल्स के अंदर जो है और प्रॉफिट के अंदर थोड़ा म्यूटेड लग रहा है मुझे इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इन्हें के क्लेम्स जो है इसके अंदर वृद्धि हुई है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की लाइबिलिटीज जो है, ये खुशी की बात है, ये कम हुई है। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस के क्लेम भी 8% के हिसाब से बढ़े हुए हैं, और दूसरे इतर खर्चे 18% से बढ़े हुए हैं। पर नेट हम देखते हैं कि खर्चों में -4% की डी ग्रोथ हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों चलिए, हमने करंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम 2022 वर्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो इस वर्ष के लिए मैंने करीबन 0% ग्रोथ ही उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ मुझे कम नज़र आ रही है, क्लेम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वर्ष यदि अपने पिछले वर्ष का फिगर भी अचीव कर ले, 1,39,000 करोड़ रुपए का, तो हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। पर प्रॉफिट जो है मैं उम्मीद करता हूँ 12% ग्रोथ के हिसाब से, जो कि कंजर्वेटिव होते हुए लिया है। 23,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रह सकता है, और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूँ कि 118 के करीब इनका ईपीएस रहे, और इनका फंडामेंटल फेयर वैल्यू जो है करीबन 2580 रुपए के नीचे आ रहा है। तो इसके नीचे मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा तो नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं, पर एक एवरेज हम इसको कह सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग प्राइस रह सकती है। अब हम 2030 का एस्टिमेट ले लेते हैं, तो मैं एस्टिमेट करता हूं कि करीबन 4,25,000 करोड़ रुपए के करीब इनका सेल्स रहेगा, और 70,200 के करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। और ईपीएस मैं उम्मीद करता हूं कि 362 रुपीज़ का इनका ईपीएस जो है सन 2030 के वर्ष में रह सकता है, और फेयर वैल्यू में उम्मीद करता हूं कि करीबन 7,600 के करीब रह सकती है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर ईपीएस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जस्ट फिक्स सिक्योरिटीज के मुकाबले आप कंपेयर करें, नो डाउट इस मार्केट में रिस्क है, पर फिक्स सिक्योरिटीज में आपको एक कांस्टेंट इनकम मिलती है। पर यहाँ पर जो है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होता है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में वृद्धि होती है, डेफिनेटली मार्केट उसको रिएक्ट करता है, और आपके ईपीएस में भी वृद्धि होती है, और वही आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की तो रियल कमाई है। तो डेफिनेटली इस बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और चलिए हम 2035 का एस्टिमेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 8,55,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स 2035 में रहेगा, और 1,41,200 करोड़ के करीब इनका सेल्स 2035 में रह सकता है। और आखिरी के दिनों में देखो कैसी कंपाउंडिंग होती है, करीबन 728 का ईपीएस में करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, और 15,245 के करीब इसका फेयर वैल्यू रह सकता है। अब दोस्तों चलिए, हमने फंडामेंटल देख लिए, अब टेक्निकली हमें इसे कहाँ बाय करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में अभी गिरावट भी चल रही है, और हमारा एक स्लोगन है बाय ड्यूरिंग फॉल एंजॉय द रैली। तो दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो 2330 के 1960 की रेंज में यदि आप इसे एक्यूमुलेट करते हो, तो ये बहुत ही एक अच्छा बाइंग लेवल आपके लिए हो सकता है।
और शॉर्ट टर्म टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूं 3200 का। अब दोस्तों चलिए इसी पीयर ग्रुप की मैं एक कंपनी के बारे में, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों पहले मैं HDFC के बारे में तो मैंने बाइंग लेवल और वो बता दिए हैं, पर यहाँ पर कुछ विशेष चीज आपको नजर आई क्या? यहाँ पर देखो HDFC ने नो डाउट ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, पर वो ब्रेकआउट जो है क्रेडिट ग्रोथ कम होने के कारण वो जो है एक, इसे हम ट्रेडर्स रिमोर्स कहेंगे। और अभी भी आप देखिए कि करीबन HDFC जो है 50 मेमा जो कि गोल्डन लेवल एक कहा जाता है उसके ऊपर ही चल रहा है। और वहीं हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो ये अभी तक जो है 2016 की जो हाई लगाया था उसकी रिकवरी के मोड में ही हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट जो है 50 मेमा और 100 मेमा के नीचे भी हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको और मेरे को क्या बात समझ में आती है, तो हमें हमेशा सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर हम देखते हैं कि लॉयन शेयर सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्केट कैप भी अच्छा है, इसीलिए तो इन्वेस्टर वहां आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, ग्रॉस NPA और कंसिस्टेंसी, ये सभी चीजें हमें ध्यान रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो है करीबन 100 रुपए में से 5 रुपए HDFC के पोर्टफोलियो अलोकेशन में दे सकते हैं। इट इज नो डाउट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक, और पिछले 22-23 वर्षों के अंदर इसने करीबन 100 गुना के करीब अपने इन्वेस्टर को कमा कर दिया हुआ है। दोस्तों डिस्क्लोजर, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच ऑल व्यूवर्स। इसके अलावा मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और यदि व्यूवर्स आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।